सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। पिछली क्लास में हमने 5वां अधिकार पढ़ा था, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। आज हम मौलिक अधिकारों का एक अंतिम अधिकार, छठा अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, जिसे हम कह सकते हैं जिस अधिकार के बगैर बाकी के शेष 5 अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो एक छठा अधिकार हम आज मौलिक अधिकारों की इस लगभग अंतिम क्लास में हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या है, कैसे है, किस प्रकार से आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई, किस सीमा तक वो अधिकार जाता है और क्या वो अधिकार कहता है, वो सब समझिए आप। देखिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अधिकार छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 32 के संबंध में मोटी मोटी बात क्या है, पहले हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी गहराई की बात करते हैं। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस बात की गारंटी देता है सभी लोगों को कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए, उन मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी वो सुप्रीम कोर्ट की होगी। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जिम्मेदारी के साथ इस बात की गारंटी देता है सभी लोगों को कि उनके मौलिक अधिकारों का वो संरक्षण करेगा, वो रक्षा करेगा उनका उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में वो उसकी शरण ले सकते हैं और वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में काम करेगा। देखिए, हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ये अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है, मूल संविधान में 7 थे। ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये जो छठा मौलिक अधिकार है, ये एक खुद भी मौलिक अधिकार है और खुद मौलिक अधिकार होने के साथ साथ ये बाकी के जो 5 शेष मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी देता है। और यही वजह है कि यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि ये अधिकार हमसे छीन लिया जाए, यदि ये अधिकार हटा दिया जाए, तो बाकी के 5 अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी नहीं दी जा सकती। मतलब उन अधिकारों का यदि उल्लंघन हुआ या फिर उन अधिकारों का यदि किसी भी तरीके से हमारा हनन हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किए जाएंगे, कैसे उनका संरक्षण किया जाएगा, उनकी गारंटी कौन देगा, वो खत्म हो जाएगा सब मामला। और यदि किसी अधिकार की कोई गारंटी ही नहीं दी जाए, उनका संरक्षण ही नहीं किया जाए, तो फिर वो अधिकार किस काम के हैं फिर। इसलिए ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी इम्पोर्टेंस की वजह से आपको एक कोटेशन याद होगा, संविधान की आत्मा। कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं हमारे संविधान निर्माण में, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, संविधान का जनक जिन्हें कहा जाता है। और यदि संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वाला वो संविधान का और कानूनों का इतना जानकार व्यक्ति यदि पूरे 395 आर्टिकल्स में से किसी एक आर्टिकल को चुन के उसे संविधान की आत्मा कहता है और उसे इतनी इंपॉर्टेंस देता है, तो हम उस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, उस बात की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा। आपको ध्यान होगा, प्रस्तावना को भी कुछ लोगों ने संविधान की आत्मा कहा, एम.बी. पायली और ठाकुरदास भार्गव ने। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो हम पहले इस बात को थोड़ा सा लिखेंगे भी हालांकि, लेकिन मैं पहले आर्टिकल 32 का पूरा परिचय देता हूं आपको, फिर हम एक एक बिंदु को समझेंगे, साथ में लिखेंगे और विस्तार से, गहराई से उन सब बिंदुओं को समझते चले जाएंगे। देखिए, आर्टिकल 32 में असल में 4 क्लॉज हैं, 32(1), 32(2), 32(3) और 32(4). आप मोटे मोटे तौर पे इतना ही जानते हैं कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिटें जारी करने की पावर वो सुप्रीम कोर्ट को है कि वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। और मोटे तौर पे यही बात स्टूडेंट्स लगभग जानते हैं। लेकिन 32 में असल में 4 क्लॉजेज हैं।
पहला क्लोज क्या कहता है, 32(1) क्या कहता है, 32(1) की भाषा में एक शब्द यूज किया गया, प्रत्याभूत। प्रत्याभूत हिंदी का शब्द है और इसको इंग्लिश में अगर हम समझे तो इंग्लिश में इसको कहते हैं गारंटी। गारंटी को ही हिंदी में प्रत्याभूत कहा जाता है। तो आर्टिकल 32(1 मतलब पहला क्लोज 32 का ये कहता है कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 3 का मतलब जो मौलिक अधिकार तो 14 से 32 तक है ही, बाकी तो 3 में ही शामिल है। वो आर्टिकल जो उससे रिलेटेड है, मौलिक अधिकारों से ही रिलेटेड है, कि भाग 3 में दिए गए इन मौलिक अधिकारों का प्रत्येक व्यक्ति को, उन अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट प्रत्याभूत करता है, मतलब गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा करने की, उनके संरक्षण करने की गारंटी लेता है कि वो उनकी रक्षा करेगा। वो तो जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी, जिसके संरक्षण की गारंटी सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ले रहा है, आप समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है। और ये प्रावधान किया जाना ही कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में किसी प्रत्येक एक व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है कि उसके अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 32(1) में एक तरीके से मूल अधिकारों की गारंटी की बात की गई है। एक बात, ठीक है। दूसरा जो क्लोज है, वो दूसरा क्लोज कहता है भाग 3 के जो मौलिक अधिकार दिए गए, इनका यदि उल्लंघन हुआ तो उनका उपचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकेगा। और ये रिट 5 प्रकार की रिट नाम लिया गया इसमें: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इसी क्रम से ये 5 रिटें, वो आर्टिकल 32(2) में उन 5 रिटों का वर्णन किया गया कि ऐसी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकेगा, या इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य रिट है तो वो जारी कर सकेगा। ये आर्टिकल 32(2) कहता है। 32(3) कहता है, 32(3) कहता है कि संसद विधि बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट को ये मौलिक अधिकारों के बारे में रिट जारी करने की जो पावर है, जो वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है 32(2) के तहत, इस 32(2) में दी गई इन रिटों को जारी करने की पावर, शक्ति, वो संसद विधि द्वारा अन्य न्यायालयों को प्रदान कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट को तो है ही है, लेकिन संसद अगर चाहे तो वो विधि बनाकर ये जो रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अन्य न्यायालयों को भी वो प्रदान कर सकती है। तो ये रिट जारी करने की जो ये शक्ति है, वो अन्य न्यायालयों को देने की ये संसद की शक्ति, संसद ऐसा कर सकती है। ये 32(3) कहता है। और 32(4) असल में क्या कहता है? 32(4) बहुत महत्वपूर्ण एक प्रावधान और करता है। वो कहता है कि संविधान में दिए गए उपबंधों के अतिरिक्त, संविधान में जो बात लिख दी गई वो तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उन उपबंधों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से इस अनुच्छेद 32, ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको किसी भी सूरत में उसे संविधान में दिए गए अन्य उपबंधों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसे निलंबित नहीं किया जाएगा, निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है यदि वो संविधान में इस संबंध में कोई उपबंध दे रखे हैं तो इन उपबंधों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से इसका निलंबन वो नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 32(4) कहता है। पूरी बात समझेंगे हम, आपके अभी केवल थोड़ा थोड़ा ही परिचय आप उसका कर रहे हैं। एक एक बात समझेंगे तो आपकी सारी बात समझ आ जाएगी। पहले थोड़ा सा आप लिखें, उसके बाद हम इस पहले बिंदु पे आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। हेडिंग डालिए आप, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लिखें इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखें। इसके अंदर की सारी बातें वो तो हम इन चारों में लिख लेंगे। देखिए, यह अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है। यह अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है तथा साथ ही यह
अन्य अधिकारों का संरक्षण, अन्य मौलिक अधिकार जरूर लिखना, अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है, अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है, अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हो जाता है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हो जाता है। इसीलिए अगली पंक्ति में लिखें, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अब हम एक एक को लेते हैं, एक एक को समझते हैं, उसकी बात गहराई से समझते चले जाएंगे हम। लिखें आप अनुच्छेद 32(1), अगली एक पंक्ति छोड़ के लिखें अनुच्छेद 32(1) और 32(1) की भाषा में लिखें आप। आर्टिकल 32(1) क्या कहता है उसमें आप लिखें भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, प्रवर्तन मतलब लागू करना, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों के संरक्षण का अधिकार प्रत्याभूत करता है। प्रत्याभूत का मतलब गारंटी, प्रत्याभूत करता है। मैं लिख देता हूं, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों के संरक्षण का अधिकार प्रत्याभूत करता है। प्रत्याभूत का मतलब इनकी वो गारंटी लेता है, वो हमें गारंटी प्रदान करता है कि इनके का प्रवर्तन वो करवाएगा, इनका वो संरक्षण करेगा, इस बात की वो गारंटी देता है। तो हम आर्टिकल 32(1) की बात में हम समझते हैं। पहली बात तो ये, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट प्रत्याभूत करता है का मतलब एक तो मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने की शक्ति किसकी है, ये प्रश्न सीधा सीधा कई बार पूछा गया है और हमें संसद या सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूजन रहता है। तो प्रवर्तन जहां तक बात आई तो ध्यान रखना, प्रवर्तन कराने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की है। तो एक बात तो ये कि उनका प्रवर्तन कराने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभाता है। मौलिक अधिकारों का वो संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। तो ये लिखें 2-3 बातें। पहली बात लिखें इसमें मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। प्रवर्तन कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। फिर लिखें अगली पंक्ति, इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्येक व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से इस संबंध में संरक्षण प्राप्त करे, संरक्षण प्राप्त करे। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर इस मामले को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इस मामले को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इसके लिए पहले निचली अदालतों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पहले निचली अदालतों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निचली अदालतें इन मामलों की सुनवाई कर ही नहीं सकती। हाईकोर्ट तो कर सकता है, आर्टिकल 226 है, लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय है वो नहीं कर सकते। निचली अदालतें इन मामलों की सुनवाई कर ही नहीं सकती। ठीक है, इन मामलों की सुनवाई कर ही नहीं सकती। तो पहले उसे निचली अदालतों में, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, अगली पंक्ति में लिखें चूंकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, अतः सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण करने हेतु बाध्य है। ये व्यक्ति का अधिकार है, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है इसके लिए, मूल अधिकारों के संरक्षण करने के लिए बाध्य है। ठीक है, चलिए आगे हम दूसरा समझते हैं। आर्टिकल 32(2) ये कहता है रिट के बारे में कि यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो उनका प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट वो किसी प्रकार की ऐसी रिट, कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण है, या इनमें से कोई या इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई रिट जारी कर सकता है। ये आर्टिकल 32(2) कहता है। एक लाइन छोड़ें, लिखिए अनुच्छेद 32(2), अनुच्छेद 32(2) लिखें, इसमें लिखें
भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश निर्देश अथवा रिट जारी करने की शक्ति होगी जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, आप तो कोमा लगा के लिखते चले जाएं आगे, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण आदि या इनके अतिरिक्त कोई और रिट शामिल हो, ठीक है। तो इन 5 प्रकार की रिटों का इसमें उल्लेख किया गया, कोई शामिल हो। तो 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए क्या कर सकता है? 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। इन 5 के अलावा यदि कोई रिट है तो वो भी जारी कर सकता है, लेकिन 5 रिटों का तो चूंकि स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो ऐसी रिट जारी कर सकेगा। कितने प्रकार की रिट है, 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट कब कब वो जारी करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले प्रकार की जो रिट है वो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। एक तो इंग्लिश में नाम इनके जरूर ध्यान रखें आप। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, ठीक है। ये हैबियस कॉर्पस का मतलब, इसको अगर इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका मतलब है शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण सीधी सी बात है, बंदी जिसको बंदी बनाया गया, प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने लाना, उस व्यक्ति को सामने लाना। ये रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया, मान लीजिए कोई भी स्थिति हुई, यदि ये मामला आ गया कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इस मामले में किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, ये रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। और इस रिट के माध्यम से वो उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को, बंदी जिस व्यक्ति ने उसे बंदी बनाया, उस व्यक्ति को आदेश देता है इस रिट के तहत कि उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में, जो 24 घंटे की अवधि है, उस अवधि में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। अब वो 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार किए जाने की तिथि से 24 घंटे की अवधि तक उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, और न्यायालय में उसे बंदी बनाए गए कारणों की जांच की जाती है। यदि उसे बंदी बनाए गए कारण, जिन आधारों पर उसे बंदी बनाया गया था, यदि वो अपर्याप्त हैं, यदि वो गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, तो कोर्ट उसे क्या कर देता है, रिहा कर देता है। इस तरीके से अधिकतम 24 घंटे तक आप बंदी बना सकते हैं किसी व्यक्ति को। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बहुत महत्वपूर्ण रिट है। ये रिट राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त की जा सकती है,
ये जारी की जा सकती है, ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ये भी ध्यान रखें कि ये सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण किस्म की रिट है। इंग्लिश में जरूर इसका नाम ध्यान रख लें। कई बार एग्जाम में आता है तो आप सोचते हैं कि इंग्लिश में याद करने की क्या जरूरत है। आपके एग्जाम में हिंदी में तो ये ऐसे लिख दिया हैबियस कॉर्पस, और इंग्लिश में ऐसा है ही हैबियस कॉर्पस। आप तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जानते हैं, तो वो थोड़ा सा हैबियस कॉर्पस याद रहेगा तो आसानी से आप दोनों चीज़ों को समझ पाएंगे। लिखें आप इसमें हैबियस कॉर्पस में लिखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिखें। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना। ठीक है, लिखें इसमें, लिखें यह रिट एक महत्वपूर्ण रिट है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण रिट है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण रिट है जो आदेश के रूप में जारी की जाती है। जो आदेश के रूप में जारी की जाती है। आदेश के रूप में जारी की जाती है। लिखिए अगली पंक्ति में, इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय, इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को, किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि में न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है। न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है तथा उसे बंदी बनाए गए कारणों की जांच करता है, तथा उसे बंदी बनाए गए कारणों की जांच करता है, जांच करता है। गिरफ्तारी के कारण अपर्याप्त पाए जाने पर, गिरफ्तारी के कारण अपर्याप्त तथा अवैध पाए जाने पर वह उसे रिहा कर देता है। वह उसे रिहा कर देता है। वह उसे रिहा कर देता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण किस्म की रिट। लिखें आप अगली पंक्ति में, यह रिट, यह रिट यह रिट राज्य के अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है तथा किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ठीक है, यह है हैबियस कॉर्पस। चलिए दूसरी देखें रिट, वो है परमादेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वहां लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर, परमादेश। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैंडेमस। और परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है हम आदेश देते हैं। अब इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, इसके दायरे में
यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पद पे बैठा है और उस पद के लिए जो जितने भी कर्तव्य निर्धारित किए गए, जो उस पद के लिए काम है, वो व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कर्मचारी यदि काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है और ये रिट जारी करके उसे आदेश दिया जा सकता है कि वो ये काम करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, क्योंकि उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किए जाने की वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये परमादेश है मेन नंबर से। तो लिखिए आप, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। लिखिए आप, यह रिट भी एक आदेश के रूप में जारी की जाती है। यह रिट भी एक आदेश के रूप में जारी की जाती है। आदेश के रूप में जारी की जाती है। लिखिए आप, इस रिट के माध्यम से, इस रिट के माध्यम से इस रिट के माध्यम से किसी लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी का मतलब कोई भी अधिकारी है, प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है काम करने का, लोक का मतलब सरकारी है, वो लोक प्राधिकारी अर्थात पदाधिकारी, पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है। जिन कर्तव्यों का निर्वहन करने जिन कर्तव्यों का निर्वहन न करने से संबंधित, जिन कर्तव्यों का निर्वहन न करने से संबंधित कोई मामला आया हो। मान लीजिए इसने कोई मना किया हो, काम नहीं कर रहा है ये, तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा मामला है तो उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आदेशित उसे किया जाता है। ठीक है, तो लोक प्राधिकारी या फिर पदाधिकारी के विरुद्ध ऐसा किया जाता है और उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें एक बात, तो ये कि ये जो रिट जारी की जाती है केवल किसके विरुद्ध जारी की जाएगी? केवल सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध ही जारी की जाएगी, किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। किसी प्राइवेट संस्था में किसी पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसने मना किया तो उसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। यह केवल सरकारी पद पर बैठे किसी व्यक्ति के विरुद्ध ही, लोक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के विरुद्ध ही, सार्वजनिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तो लिखिए आप अगली पंक्ति में कि यह रिट प्राइवेट व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। यह रिट प्राइवेट व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, जारी नहीं की जा सकती। और ऐसे रिट राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती। हम राष्ट्रपति के बारे में ये नहीं कह सकते, राज्यपाल के बारे में ये नहीं कह सकते कि उस पद के लिए कर्तव्य तो ये है, वो कर नहीं रहा है। तो ये भी लिख लीजिए, यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए आगे देखिए तीसरे प्रकार की रिट, और वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये प्रतिषेध है। और प्रतिषेध क्या कहता है? प्रतिषेध का मतलब मना कर देना, वो मना कर देता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि इस रिट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा। आप जानते हैं, मान लीजिए किसी निचली अदालत मान लीजिए हाई कोर्ट ने, किसी हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उस हाई कोर्ट में चल रहे किसी मामले में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मान लीजिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला है,
तो अब इस रिट के माध्यम से क्या किया जाएगा, मान लीजिए वो मामला या तो हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के ही बाहर है या फिर इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस प्रतिषेध की रिट के माध्यम से इस कोर्ट में चल रही किसी मामले को यहीं पे उस पर कार्रवाई करने से क्या कर देता है, वो आदेश देता है कि यहाँ पे उस मामले की वहीं पर रोक दिया जाए, उस मामले को आगे न बढ़ाया जाए, उसे उस मामले को वहीं रोक देने का आदेश देता है। और यदि आवश्यकता पड़े तो वह उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। ये प्रतिषेध है। लेकिन इसमें मामला उस कोर्ट में अभी तक जारी होना जरूरी है कि निचली अदालत में अभी वो मामला चल रहा है, तो उस चल रहे मामले को वहीं रोक दिया जाता है, आवश्यकता होने पर अपने पास मंगा लिया जाता है और वो इस मामले में आदेश दे सकता है, उस मामले की सुनवाई करके फैसला दे सकता है। तो ये प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन लिखें आप। लेकिन इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय में चल रहे किसी मामले को रोक देने का आदेश देता है। रोक देने का आदेश देता है तथा आवश्यकता होने पर वह उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। लिखें अगली पंक्ति में, लेकिन यह रिट तभी जारी की जा सकती है जब वह मामला निचली अदालतों में प्रक्रियाधीन हो। मतलब अभी तक निचली अदालत ने उस मामले में फैसला नहीं दिया है, निचली अदालतों में प्रक्रियाधीन हो। ठीक है, अगली देखिए, चौथे अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्योटो वारंटो। क्यों वारंटो, क्यों वारंटो, ये अगली रिट है। अधिकार परीक्षा का सीधा सा अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद का उपभोग कर रहा है जिस पद का उपभोग करने के लिए वो अधिकृत नहीं है, फर्जी तरीके से किसी पद का उपभोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है उस व्यक्ति के विरुद्ध और उसे अपने वो दस्तावेज पेश करने का आदेश देता है जिन दस्तावेजों के बेसिस पे उसने वो पद प्राप्त किया है। वो अपने दस्तावेज पेश करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट उन दस्तावेजों की जांच करके वो ये पाता है कि ये दस्तावेज तो अपर्याप्त है, तो उस व्यक्ति को पद से हटा सकता है। तो वो इस व्यक्ति को पूछता है कि तुम किस अधिकार से इस पद का उपभोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये अधिकार परीक्षा। तो लिखिए आप, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, किस अधिकार से। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, किस अधिकार से। लिखें अगली पंक्ति में, इस रिट के द्वारा, पहले एक लाइन लिखे, पहले ये मत लिखें, लिखें यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा है, जिस पद पर कार्य करने के लिए वह अधिकृत नहीं है, जिस पद पर कार्य करने के लिए वह अधिकृत नहीं है,
उस पदाधिकारी के विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध लिखे, पदाधिकारी तो वही नहीं, उस व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी करके उसे वे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया जाता है, उसे वे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया जाता है, न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया जाता है, जिनके आधार पर वह उस पद का उपभोग कर रहा है, वह उस पद का उपभोग कर रहा है, पद का उपभोग कर रहा है। लेकिन आप दस्तावेज अपर्याप्त पाए जाने की दशा में उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है। दस्तावेज अपर्याप्त पाए जाने की दशा में उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। फिर अगली जो एक रिट है वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब सर्टियोरेरी। उत्प्रेषण में क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, निचली अदालतें, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में कोई मामला आया तो हाई कोर्ट के किसी मामले को जिस पर हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या उसके दायरे से बाहर क्या वो मामला है, तो वो उस मामले से संबंधित जितने भी मामले वो है वो सबको वो अपने पास मंगा लेता है, यहाँ से वो उसे अपने पास मंगा लेगा। तो देखिए हमने प्रतिषेध में भी तो यही पढ़ा था। फिर प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में अंतर क्या है, तो इसमें बेसिकली मोटा अंतर यह है कि प्रतिषेध में केवल उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट काम करने से मना कर देता है निचली अदालत में जो अभी यहाँ पे चल रहे हैं, अभी हाई कोर्ट ने उसका निर्णय दिया नहीं है, मतलब इसके द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले ही ये अगर रिट जारी करेगा तो प्रतिषेध करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई मामला हाई कोर्ट में आया और इसने उस मामले में फैसला दे दिया, तो इसके द्वारा फैसला दे दिए जाने के बाद में पता चला कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, उससे रिलेटेड मामला है, तो अब ऐसी स्थिति में उसके द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो क्या होगा, उत्प्रेषण होगा, और इसके माध्यम से वो इस मामले को अपने पास मंगा लेता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये उत्प्रेषण की रिट कहलाती है। तो इसका मतलब ये प्रतिषेध भी न्यायपालिका से रिलेटेड ये रिट है और उत्प्रेषण भी न्यायपालिका से संबंधित रिट है, जबकि अधिकार परीक्षा किसी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, पदाधिकारी से संबंधित रिट है। ठीक है, चलिए लिखें आप उत्प्रेषण। लिखें, यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया हो, अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया हो, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस मामले को अपने पास मंगा लेता है, उस मामले को अपने पास मंगवा लेता है। लेकिन यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है, लेकिन यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब
निचली अदालत उस मामले पर निर्णय दे चुकी हो। निचली अदालत उस मामले पर निर्णय दे चुकी हो। तो प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में अंतर है। इसमें निर्णय पूर्व की स्थिति, ये निर्णय पश्चात की स्थिति। दे चुकी हो, निर्णय दे चुकी हो। ये 32(3) के तहत, 32(2) के तहत ये 5 प्रकार की रिटें हैं। आगे देखें, अगला हम आर्टिकल 32(3) को समझते हैं। आर्टिकल 32(3) कहता है कि संसद विधि द्वारा, ये जो रिट अधिकारिता की जो पावर है आर्टिकल 32(2) में, ये रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को भी वो प्रदत्त कर सकती है। संसद के पास ये पावर है। लेकिन हालांकि आज तक संसद ने इस शक्ति का यूज नहीं किया। उसने ऐसी कोई विधि आज तक नहीं बनाई है कि अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की पावर दी जाए। ठीक है, इसलिए वर्तमान में जो रिट जारी करने की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन यहाँ जो अन्य न्यायालय शब्द यूज किया गया है वो अन्य न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट उसमें शामिल नहीं है। अन्य न्यायालय का मतलब अधीनस्थ न्यायालय है, क्योंकि हाई कोर्ट को तो ये रिट जारी करने की शक्ति पहले से ही प्राप्त है। वो आर्टिकल 226 में दी गई है। हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है, वो तो आर्टिकल 226 में उसके पास पावर है। आर्टिकल 32(3) में जो अन्य न्यायालय कहा गया, अन्य न्यायालय का मतलब अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला कोर्ट वगैरह वो है, उनके मामले में बात है। ठीक है, तो लिखें आप आर्टिकल 32(3). आर्टिकल 32(3) में लिखें आप कि संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 32(2) में दी गई किसी शक्ति को किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त कर सकता है, किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त कर सकती है। प्रदत्त कर सकती है। ठीक है, तो संसद को ये पास पावर है कि संसद ऐसा कर सकती है। लेकिन संसद ऐसा करेगी कैसे? विधि द्वारा। विधि द्वारा मतलब कानून बना के, और संसद ने आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। तो लिखे अगली पंक्ति में, लिखे अर्थात संसद विधि बनाकर रिट जारी करने की शक्ति, ये जो रिट है ना 5 प्रकार की, रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालयों को प्रदान कर सकती है। अन्य न्यायालयों को प्रदान कर सकती है। अन्य न्यायालयों को भी प्रदान कर सकती है। लिखिए आप, अन्य न्यायालयों को भी प्रदान कर सकती है। लिखिए अगली पंक्ति में, यहां अन्य न्यायालय से तात्पर्य अन्य न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय शामिल नहीं है। यहां अन्य न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय शामिल नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने की शक्ति पहले से ही अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। वो संविधान ने दी है, संसद ने नहीं दी है। ऐसी रिट जारी करने की शक्ति पहले से ही अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। अतः यहां अन्य न्यायालय से तात्पर्य अधीनस्थ न्यायालयों से है। यहां अन्य न्यायालयों से तात्पर्य अधीनस्थ न्यायालयों से है। अन्य न्यायालय से तात्पर्य अधीनस्थ न्यायालय से। ठीक है, लिखिए अगली पंक्ति में, लेकिन संसद ने
अब तक ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया है, ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी रिट जारी करने की, अर्थात वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ऐसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ऐसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर देखें आप अनुच्छेद 32(4) की बात करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 32(4) क्या कहता है, 32(4) के संबंध में समझिए। आर्टिकल 32(4) कहता है कि संविधान में जितने भी उपबंध दिए गए हैं, इनके अलावा इस अनुच्छेद द्वारा उस प्रत्याभूत अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकेगा, इसको किसी भी तरीके से सस्पेंड नहीं किया जा सकेगा। तो ये कहा गया कि संविधान में दिए गए उपबंधों के अतिरिक्त, तो संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं ना कहीं पे कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यदि कहीं उपबंध दिए गए हैं उसके अंतर्गत तो किया जा सकता है, लेकिन उनके अलावा, तो देखिए आप संविधान में दिए गए उपबंध के अतिरिक्त, उपबंधों के अतिरिक्त संविधान में दिए गए उपबंधों के अतिरिक्त इस अनुच्छेद के द्वारा जो अधिकार दिया गया उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकेगा। इस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। यह आर्टिकल 32(4) कहता है कि संविधान में दिए गए उपबंधों के अतिरिक्त इस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 32 को आप निलंबित नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 1, 2, 3, 4 जो भी 4 क्लोज है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन केवल किस बेस पे, जो संविधान के में अन्य उपबंध दिए गए हैं। और हमारे संविधान में केवल एक अनुच्छेद है जो इसके उपबंधों से संबंधित, इसके निलंबन से संबंधित उसकी बात की गई। आपने यदि आपातकाल पढ़ा है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपने मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होता है उसमें आर्टिकल 358 और 359 दोनों पढ़े हैं। आर्टिकल 358 का संबंध केवल आर्टिकल 19 से है, केवल 19 उससे निलंबित होता है। और 359 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो तो राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से भाग 3 में दिए गए किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। 20 और 21 के अलावा किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से। तो किसी भी अधिकार को निलंबित कर सकता है, 20 21 को छोड़ के 32 भी इसमें शामिल हो गया, तो 32 को भी निलंबित कर सकता है। तो इस 359 के तहत यदि कोई आदेश किया गया और 32 को निलंबित किया गया तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार से इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो लिखें आप, इसमें लिखें, ये लाइन तो ऐसे कैसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके, संविधान में दिए गए उपबंधों के अतिरिक्त अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। इसमें आगे आप लिखें पूरे संविधान में अनुच्छेद 32 को निलंबित करने के लिए, अनुच्छेद 32 को निलंबित करने के लिए केवल एक ही प्रावधान किया गया है, केवल एक ही प्रावधान दिया गया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 359, यह प्रावधान अनुच्छेद 359 में दिया गया है, 359 में दिया गया है।
359 में दिया गया है। लिखिए अगली पंक्ति में, लिखिए अगली पंक्ति में, एक पंक्ति छोड़ के, अनुच्छेद 352 के तहत की गई, अनुच्छेद 352 के तहत की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा में, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की स्थिति में राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से, राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से भाग 3 में दिए गए, भाग 3 में दिए गए किसी भी मूल अधिकार, किसी भी मूल अधिकार, कोष्टक बना के लिख लें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, किसी भी मूल अधिकार, कोष्टक में लिख लीजिए अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, को निलंबित कर सकता है, को निलंबित कर सकता है, किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। लिखें अगली पंक्ति में, यदि राष्ट्रपति इस उपबंध के तहत, यदि राष्ट्रपति इस उपबंध के तहत अनुच्छेद 32 को निलंबित करता है, अनुच्छेद 32 को निलंबित करता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 निलंबित हो जाएगा, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 निलंबित हो जाएगा, क्योंकि संविधान में इसका उपबंध किया गया है, इसके तहत है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, लिखिए अगली पंक्ति में, इस एक परिस्थिति के अतिरिक्त, इस एक परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में, अन्य किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपने आर्टिकल 13 में एक मामला पढ़ा होगा, मैंने उस मामले की चर्चा की थी जो सबसे लास्ट में, को इल्होवाद 2007, को इल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद है ये। इस 2007 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, और चूंकि वो मूल ढांचे का हिस्सा है इसलिए इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो लिखिए आप, को इल्होवाद 2007 के निर्णय अनुसार, या फिर लिखें को इल्होवाद 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने, को इल्होवाद 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, कोष्टक में लिख लिया अनुच्छेद 32 को संविधान के मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया, मूल ढांचे का अंग घोषित किया, अर्थात अनुच्छेद 32 में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 32 में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल 32 तक, 14 से 32 तक के अधिकार। अब हम आर्टिकल 33, 34 और 35 छोटे छोटे हैं उनको और समझ लेते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है मौलिक अधिकारों पर किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिकल 33 और 34 में दो प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है कि संसद विधि द्वारा, संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, वो सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों या लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाली जितने भी सशस्त्र जो भी बल हैं, जैसे पुलिस वगैरह जो भी बल हैं, उनमें उनके कार्मिकों, उनमें काम करने वाले, उनमें सेवाएं देने वाले लोगों को, या आसूचना जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनमें काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित
वो कर सकती है, उनके लिए मौलिक अधिकारों का प्रतिबंधन वो कर सकती है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है उसके लिए, लेकिन संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन सशस्त्र बलों में और अनुशासन को बनाए रखा जा सके, तो ऐसा किया जा सकता है। तो संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, संसद विधि बनाएगी और उस विधि के माध्यम से सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, इसके अलावा लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले जितने भी बल हैं, जैसे पुलिस वगैरह जो है उसमें पुलिस शामिल हो गई, इसके अलावा आसूचना मतलब इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, उनमें काम करने वाले जितने लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, सीमित कर सकती है। ठीक है, इसके तहत संसद ने विधि बनाई फिर, और विधि जैसे मान लीजिए एक तो उसने आर्मी एक्ट बनाया 1950, सेना अधिनियम 1950 जिसको हम कहते हैं सेना अधिनियम 1950, और उसके तहत सेना में काम करने वाले लोग हैं उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया, प्रतिबंधित किया गया। फिर सेना अधिनियम, इसके अलावा नौसेना वायुसेना अधिनियम है, एयरफोर्स एक्ट, और एयरफोर्स एक्ट भी 1950, और ऐसे ही एक नेवी एक्ट है, नौसेना अधिनियम, नेवी एक्ट 1950। ठीक है, इसी तरीके से पुलिस बल अधिनियम है 1966 का, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम है 1968 का। कई एक्ट हैं जिन एक्ट के तहत उनमें काम करने वाले लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। तो लिखिए आप इसमें अनुच्छेद 33 लिखें और लिखें, देखिए संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा, अनुच्छेद 33 लिख लें, डेस्क करके आगे लिखें, संसद विधि द्वारा सैन्य बलों, सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों, लोक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले बलों, लोक व्यवस्था स्थापित मतलब लोक व्यवस्था जो बनाए रखते हैं, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले बलों, कोष्टक में पुलिस लिख लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा वो। लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले बलों, आसूचना तथा दूरसंचार, आसूचना तथा दूरसंचार, आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, मूल अधिकार को प्रतिबंधित अथवा सीमित कर सकती है, मूल अधिकार को प्रतिबंधित अथवा सीमित कर सकती है, सीमित कर सकती है। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें, संसद ने इस अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित अधिनियम पारित कर, इस अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित अधिनियम पारित कर मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया है। लिखिए आप, सेना एक्ट, जो आर्मी एक्ट 1950, सीमा सेना अधिनियम 1950, फिर वायु सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950, फिर नौसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, फिर पुलिस बल अधिनियम 1966, पुलिस बल अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968। ये कुछ एक्ट हैं
जिनके तहत ऐसा किया गया। आर्टिकल 34 क्या कहता है वो भी समझ लीजिए आप। और आर्टिकल 34 कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित कर सकेगी जहां सैन्य विधि लागू हो। सैन्य विधि मतलब मार्शल लॉ जहां पे लागू है, वहां पर रहने, उस दायरे में रहने वाले लोगों, अब वहां पे जरूरी नहीं कि वो सेना में काम करने वाले लोग हैं, वो तो आर्टिकल 33 में आ गए। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो भी हैं जहां सैन्य विधि लागू हो, वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित कर सकती है। तो लिखे आर्टिकल 34 में, लिखे संसद विधि द्वारा ऐसे क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित अथवा सीमित कर सकती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित अथवा सीमित कर सकेगी जहां सैन्य विधि लागू हो। जहां सैन्य विधि लागू हो, मार्शल लॉ जहां पे लागू है, सैन्य विधि लागू हो। आपने कानून सुना होगा ना, अफसपा। ये अफसपा आर्टिकल 34 के तहत बनाया हुआ है, जिसके विरुद्ध शर्मिला इरोम शर्मिला, उन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल की थी, लंबे टाइम तक। वही अफसपा ही तो था, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये अफसपा नाम का कानून था, जो वहाँ के लोगों को, जो पूर्वोत्तर भारत है उन क्षेत्रों में, उन लोगों के, मणिपुर मेघालय वगैरह है, उन क्षेत्र के लोगों के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों को एक तरीके से प्रतिबंधित और सीमित कर दिया गया। और आर्मी एक्ट वहाँ पे चूंकि वो लागू है, मार्शल लॉ लागू है, तो अफसपा नाम का कानून वहाँ पे आर्टिकल 34 के तहत बनाया गया और उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया। इसका विरोध वहाँ के लोग खास तौर से करते हैं, तो ये उसके दायरे में आता है। तो आप लिख लें जैसे अफसपा, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। स्पेशल प्रोटेक्शन ये पावर एक्ट है, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, ये आर्टिकल 34। और अनुच्छेद 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि संसद भाग 3 में दिए गए जो भी मूल अधिकार हैं, उस भाग 3 में दिए गए किसी भी प्रावधान उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको लागू करने की दिशा में क्या कर सकती है? कोई भी विधि बना सकती है। विधि द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को एक्टिवेट कर सकती है, उस दिशा में विधि बना सकती है। तो लिखे आप आर्टिकल 35, लिखे संसद विधि द्वारा भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है, विधि बना सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 35 कहता है कि भाग 3 के संबंध में संसद विधि बना सकती है, ऐसा वो कर सकती है। ये अनुच्छेद 35। तो आर्टिकल 12 से हमने शुरू किया था, आर्टिकल 35 तक हमने पढ़ा है। मौलिक अधिकार मोटे मोटे तौर पे हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा भी हम आगे इन अधिकारों के बारे में जो कुछ बचा है, मोटे तौर पे लगभग सारी बातें आ गई है, वो और फिर पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मौलिक अधिकारों के संबंध में आपको शायद कुछ समझाने में सफल रहा होऊंगा। फिर भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आप अन्य प्रकार से भी इनको और भी समझ सकते हैं। हम इसकी और फिर कभी कोशिश करेंगे। बाकी मोटे तौर पे जितनी आपके लिए आवश्यकता है वो लगभग आपके पास वो सारी की सारी सामग्री आ चुकी है। आगे की क्लास में हम फिर आगे का टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।